आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर थ्री वेरिएबल में हो सकती है बाय मैट्रिक्स मेथड या बाय यूजिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज करते हुए या सीधा बोलो मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस ऑफ लीनियर सिस्टम को कैसे सोल्व करते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, उसके हम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी 4.5 इंट्रोडक्शन के नाम से, जिसमें मैंने आपको कुछ तरीके समझाए थे और 3-4 एग्जाम्पल भी हमने उसमें किए थे, वो एक बार आप जरूर देख लेंगे। राइट है, तो स्टार्ट करते हैं 4.5 का सॉल्यूशन। तो सब बातें पहले मैंने आपको बता दी हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, एक बार उसको प्लीज जाकर देख लेना। फिर भी मैं बताता हूँ कि हमको करना क्या है। पहले हमको इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है, और फिर ए इनवर्स फाइंड करना पड़ता है उसके लिए। कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है इस बात पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है या नहीं। उसके आगे भी फर्दर केसेस थे जो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर जरूर देख लेना एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में कहता है कि एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से 6 तक क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंसी की जांच करनी है कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम है या नहीं। कुछ क्वेश्चन टू वेरिएबल्स में है, कुछ थ्री वेरिएबल पे भी है, और हमको यहाँ पर ओनली कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बोला गया है। राइट है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या बताया था, देखो ये क्वेश्चन फिलहाल हम कर रहे हैं 2/2 के लिए, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। द गिवन इक्वेशन, तरीका बताया था मैंने, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन in the form, the given equation can be written in the form of ax is equal to b। इनको हम ax is equal to b की फॉर्म में लिखेंगे। वेयर a कितना था, याद करो, वेयर a था कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, यानी कि x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, नीचे आ जाओ, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, और x कितना था यहाँ पर, वेरिएबल x था x y, और मैट्रिक्स b होता है इधर वाला कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स। फिलहाल तो सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है ना, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमको ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1 2 2 3 कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे को फाइंड करना है, जीरो भी आया नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ मेरे को फाइंड करना है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 1 3 3, और 2 की 2 में करोगे 2 2 4, तो कितना हो गया -1। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, याद है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। राइट है, लिख दो ये बात। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो वैसे तो इसमें सिर्फ हमको इतना ही करने के लिए बोला है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, फिर भी मैं फर्दर आगे की जानकारी के लिए बता देता हूं, आपको ध्यान रहेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है देन क्या होगा, दीज इक्वेशंस, दीज इक्वेशन, these equations will have unique solution, will have unique, these equations will have unique solution, will have कितना, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये बात मैंने आपको सब समझाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन उसका होता है। ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है, कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो खैर कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, फिर भी तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले एक काम करो, पहले इसको पूरा नोट कर लेंगे एक बार सभी लोग, इसको पूरा नोट कर लेंगे क्योंकि मैं यही वैल्यू चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, तो गिवन इक्वेशन जब कैन बी रिटन इन द फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस बार मैट्रिक्स से क्या बन के आएगा, 2
y का कोफिशिएंट -1 1 1, x तो क्या रहेगा एक्स वाई, कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे 5, 4। अब मेरे को क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 2 -1 1 1, ये तो हो जाएगा ना भाई। अब हम क्वेश्चन को 2 कर रहे हैं ना, तो बस मैंने डिजिट चेंज कर दी, 2 -1 1 1। इसको सोल्व करो, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2, -1 की 1 में करोगे तो -1, या राइट है। तो 2 + 1 = कितना हो जाएगा इस बार 3। 3 का मतलब 0 नहीं आया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन बन के आ गया, बिल्कुल सेम। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, राइट है। तुरंत नोट कर लेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट करते रहेंगे साथ साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे करेंगे। यहां पर मैं इसको इस बार थोड़ा सा चेंज करता है ना, क्योंकि नंबर ही चेंज है, खाली कुछ और नहीं होगा, हो सकता है ये बार 0 आ जाए। तो इक्वेशन में लिखी है 3 क्वेश्चन में x + 3y, x + 3y इज इक्वल टू कितना है 5, एंड 2x + 6y इज इक्वल टू 8। x + 3y, x + 3y इज इक्वल टू 5, 2x + 6y इज इक्वल टू 8। यार हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास 10 में भी तो किए थे ना, वहां भी तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, वही तो काम कर रहे हैं। बस वहां पर हमारे पास मेथड्स कुछ और होते थे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह होते थे। अब हम उसी काम को कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो क्या होगा इस बार, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x = b वेयर a इज कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, यानी कि 1 और 3, और नीचे हो जाएगा 2 और 6, ठीक है। x = xy और b = हो जाएगा मेरे पास 5 8, ठीक। तो 1 से 6 तक क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं फिलहाल ये वाले, इनमें हमको सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, राइट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 3 2 6, 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6, तो 0 हो गया। तो क्योंकि इस बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, राइट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 हो गया, तो अभी हम इस निष्कर्ष इस रिजल्ट को नहीं लिख पाएंगे, राइट है। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वो डिपेंड करती है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पर। तो अभी मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करूंगा, वो अगर 0 आया तो अलग रिजल्ट लिखे जाएंगे, और वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो अलग अलग रिजल्ट लिखे जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी किसी ने तो जाकर देख लेना एक बार। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, और याद करो कि 2/2 के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और करना भी है आपको डायरेक्ट फाइंड 2/2 के क्वेश्चन में। तो 2/2 का क्या बताया था डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए, कि ईद को तो कर दो इंटरचेंज, 6 उधर 1 इधर, और इनके कर दो साइन चेंज, राइट है, -3 -2। एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने आपको डायरेक्ट निकालना समझाया हुआ है। 1 6 को 6 1 कर दो, इंटरचेंज कर दो, और इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज कर दो, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब क्या होगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए 6 -3 -2 इंटू और 1 की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में करोगे, यानी कि 5 और 8 में। ये काम कब करते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना है, राइट है। तो क्या होगा, 6 5 जा 30, 3 8 जा 24, इस रो की कॉलम में करोगे 2 5 जा 10, 1 8 जा 8, तो 30 में से 24 गए तो 6, 10 में से 8 गए तो 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जीरो मैट्रिक्स आया क्या, ये वैल्यू ये आ गई, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, राइट है। तो सुनो कहानी क्या बन के आई, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया था, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से 0 आया था, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड हैव नो सॉल्यूशन। ये सारी बातें हमने आपको लिखवाई थी, याद करो, ठीक है। और अगर कभी एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू बी जीरो आ जाता मान लो, तो क्या होता, कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट है। तो नोट कर लेंगे सारी बातों को, क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब है क्वेश्चन 3/3 का। तीन इक्वेशन गिवन से मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। तो वही तरीका लगाएंगे। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, वेयर a कितना होगा, वेयर a हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 a a 2a। तो क्योंकि मेरे को फिलहाल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो मैं अभी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, राइट है। पहले मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 2 3 2 a a 2a। तो डिटरमिनेंट ऑफ कैसे बताया था, अगर मैं रो वन का रेस्पेक्ट करूंगा, रो वन का रेस्पेक्ट करूंगा ना, रो वन का रेस्पेक्ट सब बातें समझाई हुई है पहले, है ना, कि ये रो ये कॉलम डिलीट करो तो 3 2 जा 6a, बीच में माइनस लगाओ तो 2a, माइनस चार्ज है तो 1, ये वाला 1, क्योंकि मैं कर रहा हूँ रो वन के अलोंग। ये रो ये कॉलम डिलीट करो तो 2 2 जार 4a, 2 की ए में करोगे तो 2a प्लस 1, ये रो डको ये कॉलम डको तो 2 की ए 2a, 3 की ए में 3a, तो 6a माइनस के 2a 4a, 4a माइनस 2a 2a, और 2a माइनस 3a तो a, तो 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू स्मॉल a आ गई, जो कि अपने आप में नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमको ये पता कैसे चला कि a यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि उसने a के बारे में कुछ कहा तो है नहीं, तो a शुड बी एनी, ये तो कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a कैन बी एनी रियल नंबर, तो वो जीरो भी हो सकता है। तो हमने कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ लिख दिया वहां पर कि a नॉट इक्वल टू 0 ही है। देखो क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया, इफ a 0 हो गया तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा हमारे सिलेबस का, क्योंकि अगर a 0 हो गया ना, a 0 यहां भी 0 यहां भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 4, तो 0 4 0 और 4 इक्वल थोड़ी होते हैं आपस में, तो मतलब a 0 होगा नहीं। कुल मिलाकर ये चीज नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या रिजल्ट है हमारे पास, सेम वही है। अब लिख देता हूं शॉर्ट में कि एक तो कंसिस्टेंट होगा, लैंग्वेज आपको पूरी लिखनी है, मैंने समझा दिया आपको पिच कैसे लिख के दिखाया। एक तो क्वेश्चन मेरा कंसिस्टेंट होगा, और अगर सॉल्यूशन बताने वाली बात आई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस बात को लैंग्वेज में आपको लिखना आता है, ठीक है। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो नोट करेंगे तुरंत, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, और 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 3। तो देखो इस वाली में तो x वाला टर्म नहीं है ना, तो उसको लिख लेते हैं 0 इंटू एक्स, यहाँ पे z नहीं है तो उसको लिख लेते हैं 0 इंटू जेड। एंड नाउ द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, वेयर a क्या होगा 3 -1 -2, दूसरा होगा 0 2 -1, तीसरा होगा 3 -5 और कितना 0, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। कोई हम नया क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल सेम कर रहे हैं पहले की तरह। तो 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। तो डिटरमिनेंट फाइंड करना है इसका, चाहे जैसे मर्जी फाइंड करो, आपको करना आ गया है। अब तो 3 लिखेंगे पहले, मैं कर रहा हूँ कॉलम 1 का रेस्पेक्ट, 3 लिखूंगा पहले, ये वाला रो ये कॉलम, तो 2 की 0 में 0, बीच में माइनस 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 प्लस, तो 5 1 5 माइनस 0 वाला 0 बन गया, प्लस तीसरा आएगा 3, ये रो ढकेंगे ये कॉलम ढकेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1, बीच में माइनस, तो माइनस के कितने 4, तो 3 5 जा 15, और 1 और 4 5 या 15। तो देखो इस बार क्या हुआ, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना, याद है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब डिपेंड करेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पर, कि वो नॉन जीरो आता है कि जीरो आता है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड adjoint of A. For this, first of all, we have to find cofactors of the element of matrix A. Adjoint of A find करने के लिए cofactor find करने पड़ेंगे ना, cofactors
कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स को मैंने देखो एग्जांपल वाली वीडियो में आपको डायरेक्ट फाइंड करना समझाया था कि बड़े क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स को। वैसे जो प्रोसेस है पूरा वो हमने 3.3 या 4 में किया था पूरा डिटेल में, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, क्वेश्चन में हमको फालतू काम भी करने पड़ रहे हैं, तो कोफैक्टर बीच में कहीं आ गया, जैसे अब आ गया, तो उसको हम डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रेंग होनी चाहिए, है ना। तो C11, C12, C13 राइट है, C21, C22, C23 क्लियर, C31, C32, C33 क्लियर। अल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि ये क्या हो रहा है, तो सिर्फ इसलिए लग रहा होगा कि उन्होंने अब तक इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल वीडियोस नहीं देखी हैं। जिन्होंने देखी होगी ना, उनको तो यहाँ पर इस वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही कर लेंगे एक्सरसाइज को। चलो जी फाइंड करते हैं 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 राइट है, बीच में माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से हम, और 5 तो -5। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 बीच में माइनस लगाएंगे तो -3, ठीक है, +3 क्लियर होगी बात। ये देख लिया ना मैंने, ये कौन सा लगा रहा हूँ 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बीच में 0 बीच में माइनस, बीच में क्या आएगा 0 माइनस -3 +3 बीच में माइनस, ठीक है। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 की फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बीच में 0 0 बीच में माइनस, तो माइनस के 6, ये डैट हो रहे हैं इस बार। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की 0 में 0, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस के 10 आएगा, और ये माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है तो 10। 2 2 ये 0 बन गया आएगा, तो 0 तो खत्म ही हो गया, बीच में क्या है माइनस, -6 तो +6। 2 3 सेकंड रो है थर्ड कॉलम, तो 3 5 15, तो माइनस के तो 15 आएंगे, माइनस के 15 आएंगे, और माइनस के आएंगे 3, माइनस के 3 तो माइनस के 12 बनेगा, तो या माइनस के 12, ठीक। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 राइट है, बीच में 1, माइनस माइनस के 4 तो 5 आएगा। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 मतलब -3, तो -3 3 3 6, तो 6, तो ये मैंने क्या किया, कोफैक्टर्स फाइंड किए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब क्या लिखेंगे हम, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, क्लियर होगी बात। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स यहां लिख देता हूं ना, माइनस के 5 3 -6 10 6 12 5 3 6, क्लियर होगी बात। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा उसको हम क्या पुकारते हैं, उसको पुकारते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो माइनस के 5 10 5 3 6 3 -6 12 6 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस के 5 10 5, कॉलम को रो बना दो 3 6 3, इस कॉलम को रो बना दो -6 12 और 6, ये मेरे पास क्या बन के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है। अब हमारा काम क्या था, शुरुआत में क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मुझको फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए वो लिखा हुआ -5 10 5 3 6 3 -6 12 6 इंटू बी। बी हमने कहीं लिखा तो है नहीं, लेकिन पता तो है ये भी होता है 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। आप यहाँ पर बी लिख लेना है ना, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, क्या है बी 2 -1 और 3, करो मल्टीप्लाई करो भैया, -5 की 2 में -10, -10 की 1 में -10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, -6 1 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस के 6 2 जा 12, माइनस के 12 1 जा 12 और 6 3 जा 18, तो ये कितना बनेगा 10 और 10 20, माइनस के 20 प्लस के 15, -20 + 15 तो -5, ये इससे कैंसिल हो गया तो 9,
12 और 12 24, मैथ के 24 प्लस के 18, तो कुल मिलाकर नॉट इक्वल टू 0 आ गया। कुल मिलाकर एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आया। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आया था, और एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट नॉन जीरो आया, तो मतलब क्या बताया था, इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो इस तरह से करेंगे कभी जब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आ जाता है उस केस में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम करेंगे इस तरह से, कुछ स्पेशल तो नहीं है ना। ए कितना है, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 एंड 6। तो हमने इनको लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में, ए इक्वल टू बी, वेयर ए कितना होगा, ये वाला मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 5 -1 4 2 3 5 5 -2 और 6। मैं रोमन के रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 5 इंटू 3 6 जा 18, बीच में माइनस, तो माइनस के 10, माइनस चार्ज है और -1 यहां से आएगा, तो +1 0, ये कॉलम, तो 6 दूनी 12 और 5 25। नेक्स्ट +4 लिखो, ये देख लो, मैथ्स के 2 दूनी 4 और 5 थिया 15, राइट है। तो 18 और 28, 28 पंजे 140, 12 मतलब ये 25, तो माइनस के 13, 15 और 4 19 चौक 76। ठीक, सोल्व करना, कुछ भी आएगा, जीरो नहीं आएगा लेकिन। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब कंसिस्टेंट, नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, राइट है। तो 1 से 6 तक क्वेश्चन में तो केवल हमने कंसिस्टेंसी की जांच करी। अब 7 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन में हमको सोल्व भी करनी है आगे, तो वो भी कोई नया काम नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है बिल्कुल, हमने एग्जाम्पल में किए भी थे। तो तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 8 9 2x2 के होंगे, फिर कुछ क्वेश्चन 3x3 के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। 7 से 14 तक इन क्वेश्चंस में हमको मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, यानी कि जो इनवर्स वाला मेथड है उसका यूज करना है, उसको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन 2x2 का है, ध्यान रखना 2x2 के क्वेश्चन में ना हम एडजॉइंट ऑफ ए को डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, मगर 3x3 का एडजॉइंट हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको हमको कोफैक्टर वाला तरीका यूज करना पड़ेगा 3x3 के लिए। तो द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ये लाइन जरूर लिखनी है। वेयर ए क्या होगा, अब लिखेंगे इधर, ए तो होगा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 5 2 7 3, एक्स क्या होगा, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स एक्स वाई, और बी होगा जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स 4 5। अब पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 2 7 3, तो 5 टू 15, 7 टू 14, देखो 1 आया, 1 मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट ये है। इस बात को लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि इस बार हमारा काम कुछ और है, हमको ऊपर इनको सोल्व करना है ना। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, और याद करो एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 का क्वेश्चन अगर है तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को तो इंटरचेंज करो 3 5, इन दोनों के साइन चेंज करो, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट ही करना है, हमारे सिलेबस में ये चीज है। ठीक, तो ए इनवर्स कितना होगा, ए इनवर्स कितना होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझाया था ना हमने यहाँ पर कि क्या करना पड़ता है, पहले हमें ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, राइट है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट ऑफ है कितना, 3 - 2 -7 5। तो फाइनली कुल मिलाकर के ए इनवर्स कितना आया, ए इनवर्स कितना आया हमारे पास, 3 - 2, ए इनवर्स आया 3 - 2 -7 और 5, ये मेरे पास क्या आ गया, ए इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, अब
ध्यान सुनना है, ये जो था ना मेरे पास ax बराबर b, क्योंकि हमारे पास में स्टार्टिंग में क्या था, ax इज इक्वल टू b, तो x क्या था यहाँ सर, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। यहाँ पर कुछ डायरेक्ट लिखना है x बराबर a इनवर्स b, तो x कितना है मेरे पास, x तो है वेरिएबल वाला मैट्रिक्स एक्स वाई, a इनवर्स हमने फाइंड ही कर लिया 3 - 2 - 7 × 5, और b इधर लिखा हुआ होगा कहीं पर 4 5, तो x बराबर a इनवर्स इंटू b, बस इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, माइनस के 2 5 जा 10, 3 चौक 12, और माइनस के 10, माइनस के 7 4 जा 28, और 5 5 जा 25, तो एक्स वाई 12 में 10 गए 2, और ये माइनस के 3, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से पहली वैल्यू हो जाएगी x की, यानी कि x इज इक्वल टू 2, दूसरी y की, तो y इज इक्वल टू -3। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है सोल्व करने का, राइट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, नोट करेंगे तो जिसको सभी। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम, तो मैंने सब फ्रेम जो है, फ्रेम सब वही लिखे हुए हैं, बीच की एंट्री रब कर दी कागज कपड़े से। तो क्या था कि 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4y इज इक्वल टू 3। देखो एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन मुझको अब सोल्व करने भी नहीं चाहिए, तरीका तय कि आप खुद सोल्व करेंगे, लेकिन मैं इसलिए कर देता हूँ कि फिर कई बार कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर हम तो यही क्वेश्चन देखने के लिए आए थे चैनल पर, यही आपने नहीं कराया। तो इसलिए जिसको मैं तो सलाह दूंगा कि जिनको समझ में आ गया ना वो अपने आप करें अब आगे, किसी को अगर देखना है तो देख सकते हैं इसको, है ना, अथवा इसको स्किप कर देना। तो 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4y is equal to 3, then given equation can be written in the matrix form ax is equal to b, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 3 4, x y, b कितना हो गया -2 और 3, ठीक। अब क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 - 1 3 और 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 - 1 3 और 4, 2 4 जा 8, बीच में -3, तो 8 और 3 11, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, एडजॉइंट ऑफ ए, इनको इंटरचेंज करो, 4 2, इनके साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, ए इनवर्स कितना होगा 1/a, यानी कि 1/11, और डिटर्मिनेंट कितना आया 4 1 -3 और कितना -3 और कितना आया 2, क्लियर है। ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स तो आएगा मेरे पास, ये तो होगा खाली, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 4 1 4 1 -3 और 2, तो फिर क्या होता है ए इज इक्वल टू बी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए इनवर्स बी, सब कुछ पहले वाली बातें हो रही है ना। एक्स वाई, एक्स का मैट्रिक्स एक्स वाई, ए इनवर्स 1/11 4 1 -3 2, और बी कितना था -2 3, तो 1/11 4 2 जा 8, मतलब -8, 1 3 जा 3, माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 4 2 जा -8, 1 3 जा 3, माइनस प्लस 3 दूनी 6, और प्लस कितना 3 दूनी 6, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, माइनस के 8 + 3, राइट है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 + 3, एक काम कर लो, एक काम कर लेते हैं जरा सा, इसको तो हटाते हैं ना, तो 1/11 -8 + 3 -5 6 + 6 12, तो 1/11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा माइनस के 5/11, और जब 12 में करोगे तो 12/11, और अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से x की वैल्यू पहले वाली बन जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस के 5/11 और y इज इक्वल टू 12/11, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह किया हमने, इजी क्वेश्चन है बहुत, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं नंबर 9, 4x - 3y इज इक्वल टू 3, 3x - 5y इज इक्वल टू 7, बस तरीका सब कुछ वही है, कंसेप्ट वही है। कैलकुलेशन में दिक्कत अगर आई होगी तो देख लेना आगे, अदरवाइज खुद सोल्व करोगे, वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करो। तो चलो जी देखते हैं, द मैट्रिक्स सॉरी द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू b वेयर, ये तो क्या होगा 4 - 3
3 माइनस 5, ठीक है। बी होगा इधर 3 7। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, माइनस के 20, बीच में माइनस, माइनस के 9, तो माइनस के 20 प्लस के 9 माइनस के 11, राइट है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं ना, तो हमारी एनसीईआरटी के बुक में इक्वेशन सोल्व करने वाले जो क्वेश्चन है वो सारे इसी वाले केस के हैं, नॉन सिंगुलर वाले। मतलब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ 0 आएगा ही नहीं है। हमारा हर क्वेश्चन डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि हर क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगा, यानी कि हर क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक। मगर अदर बुक्स में क्वेश्चन है इस तरह के जिसमें इक्वेशन सोल्व करनी है और पता चला कि यहाँ पर 0 आ गया, तो फिर उसमें हमको आगे वाले केस भी सोल्व करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर कोई अदर बुक जो भी आपके टीचर आपको कहते हो वो जरूर कर लेना एक बार। तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट फाइंड करेंगे ना, इन दोनों को इंटरचेंज करो, -5 उधर 4 उधर, इनका साइन चेंज करो, -3 + 3, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि माइनस के 1 अपॉन 11, माइनस के 1 अपॉन 11 आया ना, और माइनस के 5 3, माइनस के 3 4, तो ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया। इस माइनस को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा ये पहले लिखा हुआ है 1 अपॉन 11, माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, तो 5 - 3 3 - 4, इस माइनस से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो अब आ जाओ AX इज इक्वल टू बी, यानी कि X इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो एक्स वाई मतलब एक्स का मतलब कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल्स, ए इनवर्स दिया 1 अपॉन 11, 5 - 3 3 और -4 इंटू बी, बी कहाँ गया हो रहा, बी कितना है इधर 3 7, तो 1 अपॉन 11 5 × 15 और -3 7 × 21 और 3 3 जार 9 और 4 7 जार 28, तो 15 में से घटाओ 21, कितने बचेंगे, माइनस के 6, माइनस के कितने 6, और 9 में से घटाओगे 28, तो 19, माइनस के वो भी 1 अपॉन 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 6 अपॉन 11, 19 में करोगे तो -19 अपॉन 11, तो x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल कर दो, x की वैल्यू -6 अपॉन 11, y की वैल्यू माइनस के 19 अपॉन 11, ठीक, 19 अपॉन 11, राइट है। तो ये हमने 2x2 के क्वेश्चन तो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करे। अब चलते हैं 3x3 क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी जो है 2x2 का ही है। 5x + 2y = 3 एंड 3x + 2y = 5, तो वही तरीका कर रहे हैं बिल्कुल सेम। तो मैट्रिक्स ए क्या बन के आएगा, ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी है, ठीक है, इसको जरूर लिखना, 5 2 3 2, x = xy एंड b = 3 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, 5 2 3 2, 5 2 = 10, 2 3 = 6, तो 10 - 6 = 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्वेश्चन अपना सिंपल पहले जैसे दोबारा से हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट फाइंड करेंगे, 5 2 को चेंज करोगे तो 2 5, 2 3 को का साइन चेंज करोगे तो -2 और -3, तो ए इनवर्स कितना होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1 अपॉन 4, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 2 - 2 -3 5, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 2 - 2 -3 और 5, तो Ax इज इक्वल टू बी, यानी कि x बराबर ए इनवर्स बी, क्लियर है। एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना था 1 अपॉन 4, ए इनवर्स 2 - 2 -3 5 कर दो, और b कितना है 3 5, b कितना है इधर 3 5, तो 1 अपॉन 4 बाहर रहेगा, 2 3 = 6, माइनस के 2 5 = 10, माइनस के 3 3 = 9, 5 5 = 25, तो 1 अपॉन 4, 6 में से 10 गए, माइनस के 4, 25 में से 9 गए तो 16। अब ये 1 अपॉन 4, अब जब ये 1 अपॉन 4 को -4 के अपॉन में ले जाओगे तो माइनस के 4 अपॉन 4, 16 के अपॉन में ले जाओगे तो 16 अपॉन 4, तो कितना बचेगा इधर -1, और ये कितना बचेगा इधर 4। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से x इज इक्वल टू तो हो जाएगा -1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, जिसमें हमने 2x2 तक के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक। इस वीडियो में तो हम इतना रखेंगे, क्योंकि फिर अगली वीडियो के लिए 3x3 का हमको तरीका सीखना है। सीखना ही क्या है, यही तरीका है, बस एग्जाम्पल में किए होते हैं हमने, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं उसके,
ठीक है। वैसे ही वीडियो भी मेरे ख्याल से 35 मिनट के आसपास हुई होगी, लेकिन बात क्या है कि अगले क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होंगे, तो अगली वीडियो लगभग फिर से वही 50 मिनट या 1 घंटे के आसपास बन जाएगी। तो इसलिए अगली ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.5 सॉल्यूशन पार्ट 2 में, ठीक, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के जो 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। तब तक आप इनको करेंगे एक बार और। यही मेथड, सेम यही मेथड जो 2x2 का है, यही मेथड 3x3 का भी है, यही यहाँ पर भी होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.5 सॉल्यूशन पार्ट 2 में।